इमेज ऑफ इंडियन पोर्ट एट द टाइम ऑफ 80 AD, 80 ईसा के भारतीय बंदरगाहों की जानकारी आपको इस किताब से मिलती है। तो ये थे दोस्तों आपके यूनान और रोम के लेखक, ये थे आपके यूनान रोमन राइटर। आई विश ये टॉपिक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम चीनी लेखकों की बात करते हैं, अब हम चाइनीज राइटर की बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए क्या यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है आपको? फिर हम चाइनीज राइटर की बात करते हैं दोस्तों। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अरे बिल्कुल दीपिका जी, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ओके क्लियर है? ओके थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को यहां पर शुरू करते हैं दोस्तों। और अब हम बात करेंगे चीनी लेखकों की, अब हम डिस्कस करेंगे चाइनीज राइटर के बारे में, ऐसे लेखक जो चीन से आए हुए थे और यहां पर आकर के उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी। तो चीनी लेखकों में सबसे प्रमुख जो लेखक हैं उसमें फाहियान का नाम आता है, उसमें सुंगयुन का नाम आता है, हैंसांग का नाम आता है और इत्सिंग का नाम आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप यूनान और रोम के लेखकों की बात करते हैं तो वहां टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, ये सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो प्रश्न क्या बन जाता है कि इनमें से कौन यूनानी लेखक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीक राइटर? तो उसी प्रकार से यहां भी आपको याद रखना है कि प्रमुख चीनी लेखकों में फाहियान का नाम आता है, संगयुन का नाम आता है, हैंसांग का नाम आता है और इत्सिंग का नाम आता है। तो ये नाम दोस्तों यहां पर आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान की, और इंग्लिश में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है फाहियान, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाहियान की बात करेंगे। तो फाहियान के बारे में पहला पॉइंट तो क्या हो गया दोस्तों? तो पहला पॉइंट तो यहीं पर हो गया दोस्तों कि ये एक चीनी यात्री है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये एक चीनी यात्री है। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। अब आप मुझे बताओ, अगर ये यात्री है तो किसी ना किसी के देश में तो आएगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर राजा के काल में आएगा। उस समय राजा हुआ करते थे, तो किसी ना किसी राजा के समय पर तो ये आएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जिस राजा के समय भारत आया था तो उस समय भारत में गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का रूल चल रहा था। तो फाहियान एक चीनी यात्री है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। दोस्तों अगर ये भारत आएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो लिखेगा भारत के बारे में, एक ना एक किताब तो लिखेगा। तो इसने भी भारत आकर के एक किताब लिखी जिसे फोगुजी कहा जाता है, लेकिन सामान्य भाषा में उसे कहा जाता है बौद्ध राज्यों का, क्या कहा जाता है? बौद्ध राज्यों का अभिलेख। इसने एक किताब लिखी जिसे कहा जाता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ये इसने एक किताब लिखी, बौद्ध राज्यों का अभिलेख या रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। अब आप खुद मुझे बताओ कि इसमें ये जानकारी क्या देगा, इसमें ये इंफॉर्मेशन क्या देगा। तो इससे ना चीजों को लिंक करना सीखो कि अगर ये गुप्त राजा के समय आया है, अगर ये गुप्त किंग के समय आया है, तो इसमें जानकारी भी आपको क्या मिलेगी? तो याद रखना दोस्तों, इससे आपको गुप्त काल की जानकारी मिलती है, इससे आपको गुप्त एज की इंफॉर्मेशन मिलती है या गुप्ता एज की इंफॉर्मेशन आपको यहां देखने के लिए मिलती है। और गुप्त काल में भी आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि गुप्त काल में भी विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति की जानकारी आपको मिलती है। गुप्त एज में भी स्पेशली सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन मिलती है। फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा? फाहियान ने एमपी के बारे में लिखा कि यहां के लोग बहुत सुखी हैं, यहां के लोग बहुत ज्यादा सुखी हैं, यहां के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। दूसरी बात उसने लिखी मध्य प्रदेश के बारे में कि यहां के लोग बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, यहां के लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हैं। और तीसरी बात उसने लिखी कि जो मालवा की जलवायु है, जो मालवा क्षेत्र की जलवायु है, जो क्लाइमेट ऑफ मालवा है, जो क्लाइमेट ऑफ मालवा है वो विश्व का सबसे अच्छा क्लाइमेट है। इट इज द बेस्ट क्लाइमेट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। तो ये बात दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको खास तौर पर याद रखना है। एमपी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात स्पेशली याद रखना है। सवाल पूछा जाएगा कि किस लेखक ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है, या मध्य प्रदेश की जलवायु की तारीफ की है, या मध्य प्रदेश के लोगों को सुखी और समृद्ध बताया है, एमपी के लोगों को हैप्पी और प्रॉस्परस बताया है। तो याद रखेंगे उस लेखक का नाम है चीनी यात्री
फाहियान, जो कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। गुप्ता किंग चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर वो इंडिया आया था और इसने एक किताब लिखी थी जिसको कई बार कुछ फोगुजी भी कहते हैं और बौद्ध राज्यों का अभिलेख बुद्धिस्ट किंगडम रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम भी कहा जाता है। तो ये बातें दोस्तों आप फाहियान के बारे में याद रखेंगे। ना सिर्फ यहां से आपके फैक्ट कवर होंगे बल्कि 3 नंबर का एक छोटा सा आंसर भी आप यहां से बना सकते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं फाहियान के बाद, और अब हम बात करेंगे सुंग युन की। किसकी बात करेंगे? सुंग युन। इसके बारे में सिर्फ एक बात याद रखना कि यह एक चीनी यात्री था, बस इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अगर प्रश्न कभी आया भी तो सिर्फ इतना प्रश्न आएगा, सुंग युन कौन था? तो बता देना यह एक चीनी यात्री था। ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर। और इसने क्या किया था? यह 3 साल तक रहा था और यह बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित कर रहा था। अच्छा, एक कॉमन बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी लोग चीन से भारत आएंगे, जितने भी लोग चाइना से इंडिया आएंगे, वो सभी लोग बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आएंगे, बुद्धिज्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सभी लोग भारत आते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बात मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुंग युन के बाद अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीनी लेखक ह्वेन सांग की बात करते हैं। इंग्लिश में इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ह्वेन सांग, जुंगजैंग, हुनसैंग, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी दोस्त यहां पर इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं, चूंकि हिंदी वाली किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की गई है, तो मैं जेन्युइन ट्रांसलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम के दोस्तों की मदद यहां पर हो सके। ओके, चलिए तो अब हम ह्वेन सांग के बारे में बात करेंगे। ह्वेन सांग को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो ह्वेन सांग भी क्या था दोस्तों? एक पॉइंट, यह एक चीनी यात्री था। कैसा यात्री था? यह एक चीनी यात्री था। अगेन, अगर ये एक चीनी यात्री है तो ये किसी ना किसी के समय तो भारत आया होगा, ये किसी ना किसी के टाइम पीरियड पर तो इंडिया आया होगा। तो जिस समय ह्वेन सांग भारत आया दोस्तों, उस समय भारत पर हर्षवर्धन का शासन था। उस समय इंडिया पर हर्षवर्धन रूल कर रहा था। वर्धन साम्राज्य आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। जब यह भारत आया तो इसने लगभग 15 वर्षों का समय भारत में गुजारा। इसने लगभग 15 ईयर्स का टाइम इंडिया में गुजारा। बहुत बड़ा समय होता है, लगभग 15 साल यह भारत में रहा। जब यह 15 साल भारत में रहेगा तो निश्चित सी बात है इसके पास बहुत सारी जानकारी आ जाएगी और उस जानकारी को यह एक किताब में लिखेगा। और इस किताब का नाम है दोस्तों सी यू की। किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है सी यू की। तो इसने सी यू की नाम की एक किताब लिखी। अब लॉजिक लगाते हैं अपन, ठीक है, कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो देखो, ये किसके समय भारत आया? तो ये हर्ष के समय भारत आया। तो पहला तो आप क्या कहेंगे भैया कि हर्ष के समय के भारत की जानकारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ हर्ष पीरियड, ठीक है। हर्ष पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि हर्षवर्धन के समय भारत कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, सोसाइटी, इकोनॉमी और आपको पॉलिटिकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर क्या था कि जब यह भारत आया तो भारत में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार वाले इलाके में आता था। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पहले तो स्टूडेंट के रूप में काम किया और फिर इसने टीचर के रूप में काम किया। वहां पर पहले इसने पढ़ाई की और बुद्ध धर्म के बारे में जाना, बुद्धिज्म के बारे में जाना, फिर इसने वहां पर टीचिंग भी की, पढ़ाया भी। तो इससे आपको नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी भी मिलेगी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी भी मिलेगी। और इसने लिखा है कि जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में था तो उस समय यहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसने क्या लिखा है दोस्तों कि जब मैं, मतलब कि ह्वेन सांग कि मैं, जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में था तो उस समय यहां के कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे। यह बात भी दोस्तों उसने यहां पर लिखी हुई है। अब तीसरी बात, ये एक यात्री था और ये कई लोगों से मिलता था। इसने भारत के अलावा भी दूसरे देशों की यात्रा की थी। तो इसने लगभग 138 देशों की जानकारी बताई है। इसने लगभग 138 कंट्रीज के बारे में बताया है। तो ये बातें आप ह्वेन सांग के बारे में याद रखेंगे। ये एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 15 वर्षों के रहने के बाद इसने सी यू की नाम की एक किताब लिखी जिसमें हर्ष की जानकारी मिलती है, 138 देशों का विवरण मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है। और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो आई थिंक आपको ह्वेन सांग के बारे में महत्वपूर्ण बातें पता पड़ गई होंगी और ये वो सारी बातें हैं जो लूसेंट की किताब में बताई गई हैं, लूसेंट की बुक में बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले और आखिरी चीनी लेखक के बारे में बात करते हैं। लास्ट चाइनीज राइटर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आखिरी जो चीनी लेखक है उसका नाम है इत्सिंग।
उसका नाम क्या है? इत्सिंग है दोस्तों। इमेज आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। इत्सिंग ये आखिरी चीनी लेखक है, मतलब महत्वपूर्ण, इसके बाद भी कुछ आएंगे पर ये महत्वपूर्ण लेखक है इत्सिंग। ठीक है, तो इत्सिंग के बारे में याद रखना, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और यह ना सिर्फ एक चीनी यात्री था बल्कि यह एक अनुवादक था। ठीक है, यह सिर्फ ट्रैवलर नहीं था, ट्रैवलर होने के साथ साथ ये एक ट्रांसलेटर भी था, जो 7वीं सदी के आसपास आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसने, इसकी किताब का नाम नहीं है एज सच, पर इसने जो बातें लिखी हैं उससे आपको भारत की जानकारी तो मिलेगी ही, 7वीं सदी के भारत की जानकारी मिलेगी, 7th सेंचुरी के इंडिया की इंफॉर्मेशन मिलेगी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इंफॉर्मेशन मिलेगी, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये आपके चीनी यात्रियों का क्रम है, जिसमें फाहियान है, संग्युन है, हैंसांग है और इत्सिंग है। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं और उसके बाद हम अरबी लेखकों की बात करेंगे, अरेबिक राइटर्स की बात करेंगे। तब तक आप बताइए क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हमने यूनान के लेखक को भी डिस्कस कर लिया है, हमने रोमन राइटर्स की बात कर ली है, हमने चाइनीज राइटर की बात कर ली है, चीनी लेखकों की हमने बात कर ली है और अब हम बात करेंगे अरबी लेखकों की। अब हम बात करेंगे अरेबिक राइटर्स के बारे में। ठीक है, अब हम सभी लोग जान ही रहे हैं ऑलरेडी कि 712 एडी ये वो समय है जब भारत पर हमें प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक देखने के लिए मिलेगा। और यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, यह हम सभी लोग जानते हैं। तो जैसे ही 712 एडी में भारत पे पहला आक्रमण होगा, उसके बाद लगातार भारत पर आक्रमण होना शुरू हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखने के लिए मिलेंगे। और जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होंगे तो जो भी आक्रांता भारत आएगा, जो भी यहां पर अटैक करेगा, उनके साथ में कुछ स्कॉलर भी आते थे, उनके साथ में कुछ पढ़े लिखे लोग भी आते थे और इन्हीं को क्या कहा गया? अरबी लेखक कहा गया, इन्हीं को कहा गया अरेबिक राइटर। और अरबी लेखकों में दोस्तों 2 लेखकों का नाम आपको खासतौर पर याद रखना है, एक है अल बरूनी और दूसरा है दोस्तों इब्न बतूता। तो एक तो आप अल बरूनी का नाम याद रखेंगे और इब्न बतूता का नाम याद रखेंगे। कई बार सीधा प्रश्न आपसे पूछता है अल बरूनी कौन था, और कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देगा, एक उर्दू लेखक, एक तुर्की लेखक, एक अरबी लेखक, एक चीनी लेखक। तो याद रखना कि अल बरूनी एक अरबी लेखक था, अल बरूनी वॉज एन अरेबिक राइटर। तो सबसे पहले हम अल बरूनी की ही बात करेंगे, जो अल बरूनी की हम बात करेंगे। तो अल बरूनी दोस्तों ये एक अरबी लेखक था, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये कौन था? यह एक अरबी लेखक था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको याद होगा कि लगभग 1000 के आसपास का समय है जब महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण हो रहे थे। महमूद गजनवी लगातार इंडिया में अटैक कर रहा था। ठीक है, तो जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण कर रहा था तो वह अपने साथ एक स्कॉलर को लेकर के आया था, एक विद्वान को लेकर के आया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अल बरूनी था। ठीक है, अल बरूनी ने महमूद गजनवी बहुत समय तक भारत में रहा है। कई लोग कहते हैं कि लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, तो बहुत सारे अटैक किए। तो इसने एक लंबा समय भारत में गुजारा, एक बहुत बड़ा टाइम इसने इंडिया में गुजारा। और इतना समय गुजारने के बाद इसने एक किताब लिखी और इसकी किताब को कहा जाता है किताब उल हिंद। ये सवाल कई बार पूछता है दोस्तों, इसकी किताब को कहा जाता है किताब उल हिंद। कई बार इसका दूसरा नाम लिख देता है और लिख देता है तहकीक ए हिंद। क्या लिख देता है दोस्तों? तहकीक ए हिंद लिख देता है। और कई बार इस किताब को कहा जाता है भारत की खोज। कई बार क्या कहा जाता है? कई बार इस किताब को भारत की खोज कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न बनेगा किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, इस किताब की रचना किसने की? तो आंसर दीजिएगा अरबी लेखक अल बरूनी के द्वारा इसकी रचना की गई, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब एक और सवाल पूछेगा, मासूम सवाल पूछेगा कि इस किताब की भाषा क्या थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज? तो दोस्तों आप लॉजिक से आंसर दे दोगे कि जब यह एक अरबी लेखक है तो यह किस भाषा में लिखेगा? निश्चित तौर पर यह अरबी भाषा में लिखेगा। तो जो इसने किताब उल हिंद लिखी वह अरबी भाषा में लिखी,
वह इसने अरेबिक लैंग्वेज में ही लिखी थी। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अब अगर एक किताब लिखी है तो इससे कुछ जानकारी भी मिलेगी, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। सबसे पहली चीज देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण भारत पर कब हुए? तो 1000 एडी के आसपास महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। इस समय अगर आप भारत में किसी व्यवस्था को देखोगे तो इस समय भारत में आपको राजपूत राजा देखने के लिए मिलेंगे और कई राजपूत शासक आपको देखने के लिए मिलेंगे, राजपूत किंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसने भी क्या किया, किताब उल हिंद में राजपूत राजाओं की इसने जानकारी दी, इंफॉर्मेशन ऑफ राजपूत किंग। उसने बताया कि राजपूत जो राजा होते हैं उनकी सोसाइटी कैसी होती है, वो कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते हैं, कैसी उनकी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ये सारी बातें इसने बताई। उसके अलावा दोस्तों इसने भारत के धर्म के बारे में बताया कि भारत में कौन से धर्म है। इसने भारत के त्योहार के बारे में बताया कि कौन कौन से यहां पर त्योहार हैं। भारत में उसने तंत्र मंत्र की जानकारी भी बताई कि यहां पर कौन कौन सा तंत्र मंत्र चलता है। और तीसरी जानकारी उसने भारत के खगोल शास्त्र के बारे में भी जानकारी बताई। उसने इंडिया के एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि भारत का खगोल विज्ञान बहुत विकसित है और इसने उसकी तारीफ भी की है। और यह भी आप जानते हैं कि अल-बरूनी संस्कृत पढ़ने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार माना जाता है कि अल-बरूनी ने संस्कृत का अध्ययन किया था। तो यह बातें याद रखेंगे। अल-बरूनी एक अरबी लेखक था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज है, जो उसने अरबी भाषा में लिखी थी। और इसमें राजपूत राजाओं की जानकारी है, धर्म त्योहार और तंत्र मंत्र की जानकारी है और साथ ही साथ खगोल शास्त्र की जानकारी है। 80 अध्याय हैं दोस्तों, 80 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अल-बरूनी की इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आई थिंक अल-बरूनी में अब आपको डाउट नहीं होगा। अब हम अगले लेखक पर चलते हैं और अब हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता कौन था, ये कैसे आया था, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला जो विदेशी लेखक है इसका नाम है इब्न बतूता। इट्स नॉट बगल में जूता, इट्स ओनली इब्न बतूता, तो याद रखिएगा। ठीक है, इब्न बतूता है, फोटो आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही स्मार्ट सा डैशिंग शहर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इब्न बतूता भी एक अरबी यात्री था। ये भी कैसा यात्री था? ये भी एक अरबी यात्री था। ही वॉज ऑल्सो द अरेबिक ट्रेवलर, लेकिन ये मोरक्को से आया था दोस्तों। मोरक्को जो कि अफ्रीका वाले इलाके में है और आपको पता ही होगा कि वहां पर भी मुस्लिम साम्राज्य फैला हुआ था। मोरक्को वाले इलाके में आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो बिल्कुल उत्तरी इलाके में, बिल्कुल नॉर्थ साइड में आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों मोरक्को। तो ये मोरक्को से आया हुआ था, भारत आया था। अब अगर ये भारत आएगा तो किसी ना किसी शासक के समय तो आएगा, किसी ना किसी रूलर के समय तो ये इंडिया आएगा। तो दोस्तों जब ये भारत आया तो यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन यहां पर चल रहा था। दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक इससे मिला तो वो इससे भयंकर ही इंप्रेस हो गया, दोस्तों अथाह उससे इंप्रेस हो गया। और यह उससे इतना इंप्रेस हो गया कि इसने इब्न बतूता को दिल्ली सल्तनत का काजी नियुक्त कर दिया। मतलब काजी का मतलब होता है जज, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का उसने जस्टिस बना दिया, इसको काजी नियुक्त कर दिया। तो कई बार पूछा जाता है इब्न बतूता को किसने काजी बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया। ये उससे इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया। बहुत समय ये भारत में रहा, 10 साल से ज्यादा का समय इसने भारत में गुजारा। और इतना समय गुजारने के बाद दोस्तों इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी और इस किताब का नाम है रेहला नाम की इसने एक किताब लिखी। और इस किताब में क्या जानकारी मिलेगी, तो लॉजिक से आंसर करो, रटना मत। यहां पर लॉजिक से बताओ ये किसके समय आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। तो किसकी जानकारी मिलेगी, मोहम्मद बिन तुगलक की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप मुझे ये बताओ मोहम्मद बिन तुगलक का शासन किसके अंतर्गत आता है, तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। तो तुगलक वंश की जानकारी मिलेगी। और तुगलक वंश भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी आपको रेहला नाम की इस किताब से मिलती है। अगला सवाल पूछेगा कि इस किताब की भाषा क्या थी, इस किताब की लैंग्वेज क्या थी। तो मेरे दोस्त आप लॉजिक से बताओगे कि यह एक अरबी यात्री था, तो इस किताब की भाषा निश्चित तौर पर अरबी होगी, निश्चित तौर पर इसकी लैंग्वेज अरेबिक होगी। ये बातें आपको इब्न बतूता के बारे में याद रखनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी। ठीक है, पुस्तक रेहला है जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। जानकारी 14वीं सदी की भारत की परिस्थितियां, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, विशेष 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। ये पॉइंट आपको यहां पर इब्न बतूता के बारे में दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थे अरबी लेखक, ये थे प्रमुख अरबी यात्री या मेजर अरबी राइटर्स। अब हम
अन्य लेखकों की बात कर लेते हैं, कुछ अदर राइटर्स की बात कर लेते हैं जो कहीं पर फिट नहीं हो रहे थे दोस्तों। ना तो ये यूनान रोम में फिट हो रहे थे, ना चाइना में फिट हो रहे थे, और ना ये अरबिक में फिट हो रहे थे। तो अन्य यात्रियों में दो लोगों का नाम आता है, एक नाम आता है तारानाथ का और दूसरा नाम आता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मार्को पोलो का। तो एक तारानाथ का नाम आता है और दूसरा नाम आपको यहां पर याद रखना है, मार्को पोलो का नाम निकल करके सामने आता है। दोस्तों ये जो तारानाथ है ये एक तिब्बती लेखक था, ये एक तिब्बतन राइटर था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी किताब का नाम कंग्यूर या तंग्यूर था। ये सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो तारानाथ की किताब का नाम कंग्यूर या तंग्यूर के नाम से जाना जाता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। पर मार्को पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मार्को पोलो एक इटली का यात्री था जो कि 11वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य आया था। अब ये पांड्य राज्य कहां है? तो ये वाला इलाका आप देखो दोस्तों, ये जो साउथ का इलाका आप देख रहे हो, यहीं पर एक पांड्य नाम का राज्य हुआ करता था। इंपॉर्टेंट इसलिए है मार्को पोलो कि इससे पहले जितने भी विदेशी यात्री हमने पढ़े, जितने भी फॉरेन राइटर हमने पढ़े, वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया आए हुए थे, वो सारे के सारे उत्तर भारत में आए हुए थे। लेकिन मार्को पोलो एक ऐसा लेखक है जो आपको दक्षिण भारत में आते हुए दिखाई देगा, साउथ इंडिया में आपको आते हुए दिखाई देगा, और ये पांड्य किंगडम में आएगा दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। और अगर ये पांड्य किंगडम में आएगा तो निश्चित तौर पे आपको इससे पांड्य राज्य की जानकारी मिलेगी, पांड्य राज्य की इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी दोस्तों। तो आज की क्लास में के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें मैं कल आपको कवर कराऊंगा। ओके तो आपको याद होगा दोस्तों, पिछली कक्षा में या कल की कक्षा में हमने कहां तक पढ़ लिया था? तो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे स्त्रोतों के बारे में, हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, स्त्रोतों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो आपको याद आ रहा होगा कि पिछली क्लास तक हमने धार्मिक स्त्रोतों का अध्ययन कर लिया था, रिलीजियस स्क्रिप्ट हमने सारी पढ़ ली थी, और धार्मिक स्त्रोतों में हमने वैदिक स्त्रोत, जैन धर्म के स्त्रोत और बौद्ध धर्म के स्त्रोतों की बात की थी। फिर दोस्तों हमने ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को हमने पढ़ा था, इसका रिवीजन भी हम कर चुके थे, सारी ऐतिहासिक किताबों को, हिस्टोरिकल बुक्स को भी हमने पढ़ लिया था। और कल की क्लास में हमने विदेशियों के विवरण को पढ़ा था, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स हमने पढ़ा था। विदेशियों के विवरण में कुछ चीजें जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मेरे साथ चीजों को दोहराइएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपसे यह बनेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था, इसने इंडिका नाम की एक किताब की रचना की थी। तीसरा प्रश्न बनेगा अशोक के शासनकाल में कौन सा रोमन या यूनानी यात्री भारत आया था? तो याद रखेंगे दोस्तों डायनोसियस अशोक के समय पर आया था, जबकि डाइमैकस बिंदुसार के समय पर भारत आया था। उस किताब का नाम बताइए जिसमें भारत की वनस्पति और जीवों की जानकारी दी गई है। तो उस किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जो कि प्लिनी के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ चीनी लेखकों की बात करेंगे, चाइनीज राइटर की बात करेंगे। पहला प्रश्न बनेगा उस लेखक का या उस यात्री का नाम बताइए जिसने CU नाम की पुस्तक की रचना की। तो आपको याद रखना है हैंसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने CU नाम की किताब की रचना की थी। दूसरा जो चीनी यात्री था वो फाहियान था। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और जब ये इंडिया आया था तो इसने मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा तारीफ की है, यहां के लोगों को उसने सुखी और समृद्धि बताया है। इसके अलावा सुंगयुंग और इत्सिंग ये दो अन्य चीनी यात्री थे। फिर हमने अरबी यात्रियों की बात की थी, अरेबिक राइटर को डिस्कस किया था। तो अरबी यात्रियों में दो बड़े नाम आते हैं, एक अलबरूनी का नाम आता है और दूसरा इब्न बतूता का नाम आता है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और जब यह भारत आया तो इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। कई जगह उसे भारत की खोज भी कहा जाता है और कई जगह उसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। दोस्तों ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसमें भारत के धर्म, त्योहार और भारत के राजपूत शासन की जानकारी देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो अरबी यात्री होता है उसका नाम होता है इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहां से दोस्तों ये भारत आया था। जब ये भारत आया तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भारत में चल रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था। तो जब यह भारत आया इसने भारत में बहुत सारी चीजों को देखा, घूमा, और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है रहला। यह किताब भी दोस्तों अरबी भाषा में ही थी, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक और बात याद रखेंगे कि महमूद गजनबी इब्न बतूता से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर मार्को पोलो था, कल एक छोटी सी गलती हुई थी, वो 13वीं सदी में भारत आया था, 11वीं सदी वहां पर टाइपिंग एरर हो गई थी दोस्तों। तो मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत आया था, इटली वेनिस का ये यात्री
यात्री था और यह दक्षिण भारत में आया था। दक्षिण भारत में पांड्य नाम के राज्य में मार्को पोलो आया था। ठीक है, तो आई विश यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सारी चीजें आपने पीडीएफ से पढ़ ली हैं और क्वेश्चंस को आपने लगा लिया है। तो इन 3 टॉपिक तो हमने पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? आज की क्लास में हमें पढ़ना है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आज की क्लास में हमें पढ़ना है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब यह होता है मेरे दोस्त कि इनमें हम क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन से औजार मिले, कौन से टूल हमको मिले, मानव का कंकाल कौन सा मिला हमको, जो अलग अलग कंकाल होते हैं। कई बार पूरे के पूरे शहर मिल जाते हैं, कई बार पूरे के पूरे सिक्के मिल जाते हैं। तो जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है दोस्तों, उनको 3 भागों में बांटा गया है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो सबसे पहला पार्ट निकल करके आता है दोस्तों अभिलेख। पहला पार्ट कौन सा है इसका? पहला हिस्सा है दोस्तों अभिलेख, जिसे इंग्लिश में एपिग्राफ कहा जाता है। अब देखो आप यहां पर देख पा रहे हो कि अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एपिग्राफ कहा जा रहा है। तो आप लॉजिक से बताइए कि अभिलेखों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ एपिग्राफ को हम क्या बोलेंगे? तो नेचुरल सी बात है, अगर अभिलेख को एपिग्राफ कहा जा रहा है तो इसके अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार एक बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एपिग्राफ इज नोन एज एपिग्राफी। फिर दूसरा सवाल यह आता है कि सर आखिरकार अभिलेख क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये एक रॉक है और इस चट्टानों के ऊपर पुराने जमाने में लेख लिखवा दिए जाते थे। यहां पर अलग अलग राइटिंग्स को लिखवा दिया जाता था, अलग अलग लेख यहां पर लिख दिए जाते थे। क्यों लिखे जाते थे सर? इसके 2 कारण थे। एक तो इनिशियली पेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पेपर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और उससे भी बड़ी बात है कि अगर कोई जानकारी हमें जनता तक पहुंचानी है, जैसे कि मान लीजिए राजा ने एक नियम बनाया और वह चाहता है कि इस नियम की जानकारी सभी लोगों को मिले, तो वो क्या करता था कि चट्टानों के ऊपर इन चीजों को लिखवा देता था। दूसरा तरीका यह भी होता था कि अगर एक राजा है, उसने कोई युद्ध जीता है या उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, तो यह भी वो चट्टानों के ऊपर लिख दिया करता था। तो चट्टानों के ऊपर लिखी गई बातों को ही क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कई अभिलेख हम लोग भी लिखते हैं दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, वो जो आप देखे होंगे किले, चट्टानों में, ये वाले अभिलेख हम लिख करके आ जाते हैं। प्यार मोहब्बत वाले अभिलेख चलते रहते हैं, अलग अलग नाम आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे बिना सरनेम के। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरी चीज होती है स्तंभ लेख, दूसरी चीज होती है पिलर इंस्क्रिप्शन, या इसको पिलर एडिक्ट बोला जाता है। तो देखो दोस्तों, अभिलेख को चट्टान पर लिखा जाता है, अभिलेख को एक रॉक पर लिखा जाता है या पत्थर पर लिखा जाता है। लेकिन स्तंभ लेख में क्या होता है कि इसी चट्टान का पहले आपने क्या बना लिया? तो पहले आपने एक पिलर बना लिया, पहले आपने एक खंबा बना लिया, और जब इस पिलर में आप चीजों को लिखेंगे, जब इस पिलर में आप चीजों को इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको स्तंभ लेख बोलेंगे, इसको पिलर इंस्क्रिप्शन या पिलर एडिक्ट का नाम दिया जाएगा। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो दोनों में अंतर समझ गए ना? अभिलेख चट्टानों पर लिखे जाते हैं और जो पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं, वो स्तंभों पर लिखे जाते हैं। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब तीसरी चीज पर आते हैं दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट यहां पर है क्वाइन एंड अदर, सिक्के और अन्य चीजें इसमें शामिल हैं। तो सिक्के आप जानते हैं बहुत बड़ा स्रोत होते हैं किसी भी शासन काल की जानकारी का। क्वाइन हमको 2-3 चीजें बताता है, जैसे कि क्वाइन सबसे पहली चीज हमको बताता है इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। अगर कोई शासन काल है और वहां पर अगर गोल्ड क्वाइन चल रहे हैं तो समझा जाएगा कि वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में थी। फिर धीरे धीरे सिल्वर क्वाइन आएंगे, फिर धीरे धीरे ब्रॉन्ज क्वाइन आएंगे, कॉपर क्वाइन आएंगे, तो उससे हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, जो क्वाइन है, तो क्वाइन पर 2 प्रकार की चीजें मिलेंगी। या तो इसके ऊपर आपको कोई आकृति मिलेगी, या तो इसमें आपको कोई इमेज मिलेगी। जैसे कि ये वाला इमेज आप देखिए, ये समुद्रगुप्त का इमेज है। ये जूम कैसे होगा यार? ठीक है, एक मिनट जूम करके दिखाता हूं आपको। नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो उसको ध्यान से, तो दोस्तों ये जो इमेज है ना, ये समुद्रगुप्त का एक इमेज है। और इस वाले इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो समुद्रगुप्त आपको, ये वाला, इसमें समुद्रगुप्त आपको वीणा बजाते हुए दिखाई देगा। तो ये हमें क्या बता रहा है? तो क्वाइन में ये जो इमेज है, ये हमको ये बता रही है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत का प्रेमी था। ही वॉज अ म्यूजिक लवर। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, ये जो क्वाइन होते हैं इन पर कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, इन पर कोई ना कोई लेख लिखा रहता है, कई प्रकार की बातें लिखी रहती हैं। कई बार राजा का नाम लिखा रहता है, कई बार जगह का नाम लिखा रहता है। तो उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि ये सिक्का इस राजा के समय चलता था या इस जगह का नाम ये था। एक और बात समझना क्वाइन के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कि ये 3 जगह है, एक का नाम है ए,
एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। अब ये तीनों अलग अलग स्थान हैं और हमने मान लिया कि इनके तीनों के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर दूर है और ये हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या हुआ, ये जो ए डायनेस्टी थी इसके सिक्के बी वाले के यहां मिले और जो बी राज्य था इसके सिक्के आपको ए राज्य में मिले, या फिर एक इसके सिक्के आपको सी राज्य में मिले। तो इससे क्या पता पड़ता है कि इन तीनों राज्यों के बीच में, इन तीनों ही स्टेट के बीच में व्यापार हुआ करता था, इन तीनों ही राज्यों के बीच में ट्रेड हुआ करता था। तो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हमें शासक की जानकारी मिलती है, स्थान की जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है और चौथी बात हमें व्यापार की जानकारी मिलती है। यह व्यापार या तो अंतर राज्यीय हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है। इंटर स्टेट का मतलब है कि एक ही देश है उसके राज्यों के बीच में हो सकता है, या फिर यह अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, दो अलग अलग देशों के बीच में व्यापार हो सकता है। मेसोपोटामिया की मोहरें इंडस वैली में पाई गई और इंडस वैली की मोहरें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाई गई। तो ये सिक्कों का महत्व होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडिक्ट और पिलर एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई रियली विश कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक लिस्ट आएगी, बहुत सारे फैक्ट आएंगे, घबराना नहीं है, 4-5 चीजें बस आपको यहां पर याद रखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेखों के बारे में। तो दोस्तों पहला अभिलेख जो आप याद रखेंगे, इस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है इसका? बोगज कोई अभिलेख है। परेशान मत होना, पीपीटी में लिखा है आगे, बोगज कोई अभिलेख है। यह अभिलेख 1400 बीसी का है दोस्तों। 1400 बीसी का मतलब क्या हो गया कि 2020 में 1400 को जोड़ दीजिए तो लगभग 3400 साल पुराना अभिलेख है। ऑलमोस्ट 3400 ईयर पुराना ये अभिलेख है दोस्तों। ये कहां से मिला है? तो ये एशिया माइनर वाले इलाके से मिला है। सर्च कीजिएगा गूगल में, एशिया माइनर कहां पर है? तुर्की के आसपास वाले इलाके को एशिया माइनर वाला इलाका कहा जाता है। और इसमें क्या लिखा है? तो इसमें दोस्तों जो वैदिक देवता होते हैं, जो वैदिक देवता होते हैं, और वैदिक देवता में नाम है किस किस का? तो इसमें आपको इंद्र का नाम मिलेगा, इसमें आपको मित्र का नाम मिलेगा, इसमें आपको वत्स का नाम मिलेगा और एक देवता का नाम आपको और मिलेगा। पर बस इतना आपको याद रखना है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। सबसे पुराने अभिलेख में बोगज कोई अभिलेख का नाम आता है दोस्तों, जो 1400 बीसी पुराना है, 1400 बीसी पुराना है, एशिया माइनर से मिला है और इसमें वैदिक देवताओं की जानकारी है, वैदिक गॉड का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। इंद्र, मित्र, वत्स ये लोग इसमें निकल करके आते हैं। दूसरा जो अभिलेख है उसका नाम है दोस्तों एरण अभिलेख। क्या नाम है? इसका नाम है एरण अभिलेख। और ये जो एरण अभिलेख है दोस्तों, इसका संबंध भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से है। और ये जो एरण है, तो एरण एक जगह है सागर के पास, आपको देखने के लिए मिलेगी, सागर के पास एक जगह है एरण। ठीक है, तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला अभिलेख है या पहला साक्ष्य है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां पर मिला, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती। तो याद रखिएगा, इट्स एरण एडिक्ट, एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों। तीसरा अभिलेख, 3-4 ही याद रखना है, सारे आपको याद नहीं रखना है। तीसरे का नाम है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। तीसरा कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा ये उड़ीसा के पास वाले इलाके में है। इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। कलिंग राजा खारवेल से ये जुड़ा हुआ है। अशोक को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम कलिंग राजा की बात करेंगे। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है और इसमें पहली बार दोस्तों भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अगेन यहां से प्रश्न आएगा कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। एडिक्ट विच फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड द वर्ड भारतवर्ष। तो याद रखिएगा, यह हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसका संबंध कलिंग राजा खारवेल के साथ है। और दोस्तों इस अभिलेख की एक और बात यह है कि इसमें कोई भी तिथि नहीं है, इसमें कोई भी डेट नहीं है, नहीं लिखा गया ये कब की बात है। तो इसे कहा जाता है कि ये तिथि रहित अभिलेख है। इट इज द डेटलेस एडिक्ट, ये भी इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे अभिलेख की बात करते हैं। दोस्तों जो चौथा अभिलेख है इसका नाम है गरुण स्तंभ, गरुण पिलर, या कई बार इसको वेशनगर अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेशनगर अभिलेख भी कहा जाता है। वेशनगर विदिशा का पुराना नाम है दोस्तों। ये जो वेशनगर है ये विदिशा का ही पुराना नाम है। और ये जो वेशनगर अभिलेख है इसका संबंध एक यवन राजदूत से है, एक ग्रीक
एक ग्रीक एम्बेसडर से है जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, तो हेलियोडोरस नाम के एक ग्रीक राजदूत से इसका संबंध है। और वरुण या वेशनगर अभिलेख में आपको भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, आपको भागवत रिलीजन की इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां से देखने के लिए मिलती है। तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, फिर हम पीपीटी पे और भी चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पुराना अभिलेख, ओल्डेस्ट एडिक्ट, तो आंसर करेंगे बोगजकोई अभिलेख, एशिया माइनर वाले इलाके से मिला है। इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, वैदिक गॉड के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न, पहली बार सती का प्रमाण कहां मिलता है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन एडिक्ट ऑफ भानुगुप्त। तीसरा प्रश्न दोस्तों, भागवत धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? द इंफॉर्मेशन ऑफ भागवत रिलीजन, आंसर कीजिएगा हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ से, ठीक है, या हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से आपको भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न पूछेगा, भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? द भारतवर्ष एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम इन विच एडिक्ट, तो आंसर कीजिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसका संबंध कलिंग राजा खारवेल के साथ था। आई विश आपको ये 4 चीजें याद हो गई होंगी। इसके अलावा कुछ और भी अभिलेख हैं दोस्तों, जैसे कि 2 अभिलेख हैं, एक का नाम है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख जो कि यूपी में एक जगह है भीतरी, ठीक है, और दूसरा एक और अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो इनका संबंध स्कंदगुप्त से है, इनका संबंध स्कंदगुप्त से है, गुप्त राजा। एक अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, इसका संबंध आपको याद रखना है दोस्तों समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से अभिलेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए अब इसको पीपीटी में हम देख लेते हैं। ओके, तो पीपीटी में कुछ इस प्रकार से चीजें आपको दिखेंगी, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिला। जूनागढ़ ये गिरनार वाला, ठीक है, ये रुद्र दामन से संबंधित है और आगे हम पढ़ेंगे, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया बहुत बड़ा अभिलेख है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलसरी से है। प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलिकेशन से है, एमपी से रिलेटेड है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है दोस्तों। और ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरी और जूनागढ़ दोनों अलग अलग हैं, इसका संबंध स्कंदगुप्त से है, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से जुड़ा हुआ है। वेशनगर या विदिशा ये हेलियोडोरस का अभिलेख है, ठीक है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, सती प्रथा का साक्ष्य। और एशिया माइनर का बोगजकोई अभिलेख, इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की जानकारी देखने के लिए मिलती है। माफ कीजिए, गलत हो गया था, ये वरुण था, माफ कीजिए, ठीक है। तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बस करेक्ट कर लीजिए, गलती हो गई थी उसमें, ठीक। तो ये आपको अभिलेख याद रखने, तो यहां पर भी वो 5 अभिलेख याद रखना जो मैंने आपको बताए हैं। हाथी गुम्फा याद रखना, गरुण स्तंभ याद रखना, बोगजकोई याद रखना, इसके अलावा एरन अभिलेख याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। बताइए क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, क्लियर है यहां तक सारी बातें? अरे नहीं, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं यार, लेकिन ये वाली चीजें इंग्लिश के लिए आप लोग थोड़ा तो देखा करो कि सारी चीजें मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लेकिन यार ये चीजें तो नाम लिखे हुए हैं, लिखा भी हुआ है बाजू में पीडीएफ में, सारी चीजें इंग्लिश में तो है। ओके चलो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं बार बार इंग्लिश यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिलेखों के बारे में जानकारी थी, ये एडिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये एरन की पिक्चर है, एरन में कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों हमें किसकी बात करनी है? तो अब हमें सिक्के और अन्य चीजों की बात करनी है। अब हमें क्वाइन और दूसरे एविडेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए यहां पर 2-3 चीजें याद रखना दोस्तों। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, या इसको आप कहेंगे ओल्डेस्ट क्वाइन ऑफ इंडिया है, जो ओल्डेस्ट क्वाइन है इंडिया के, उन्हें कहा जाता है दोस्तों आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है आहत या पंचमार्क क्वाइन, ठीक है। आहत या पंचमार्क सिक्के उनको कहा जाता है। सर इनको पंचमार्क क्यों कहा जाता है? दोस्तों इनको पंचमार्क इसलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एक धातु है, ये एक मेटल है, तो ये एक प्लेन मेटल है, ठीक है। इसको हल्का सा हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा मान लीजिए हमने मेल्ट किया, और जैसे ही ये हल्का सा मेल्ट हुआ तो इसके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी, इसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता था। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आहत सिक्के कहा जाता है कि धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित
संस्कृत सिक्के मेड विद अ स्पेशल स्टैंप ऑन अ पीस ऑफ मेटल। ये देखो यहां पर एक स्पेशल टाइप का स्टैंप लगाया गया है धातु पर, कोई भी चीज इसमें लिखी नहीं है। तो आहत सिक्कों की विशेषता क्या होती है? पंचमार्क क्वाइन के स्पेशलिटी क्या होती है दोस्तों? पंचमार्क सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन पर आपको सिर्फ आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी, शेप देखने के लिए मिलेगा, यहां पर किसी भी प्रकार का लेख आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी राइटिंग या स्क्रिप्ट आपको आहत सिक्कों पर देखने नहीं मिलेगी, पंचमार्क क्वाइन पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन आप खुद सोचो, क्या हमेशा ऐसे ही सिक्के बनते रहेंगे? कभी कोई इन पर कुछ लिखेगा नहीं। तो आगे जाकर के दोस्तों जब भारत में यवन शासक आए, जब इंडिया में ग्रीक रूलर आए, तो यवन शासकों ने पहली बार सिक्कों पर लेख लिखा, पहली बार इन्होंने यहां पर राइटिंग की दोस्तों, जिसे स्क्रिप्टेड क्वाइंस भी कहा जाता है। मतलब अब तक क्या हो रहा था? तो अब तक सिक्कों पर सिर्फ आकृतियां बनाई जा रही थी, एक धातु आई, उस पर हमने एक सील लगा दी। अब जैसे ही यवन शासक भारत में आएंगे, ग्रीक रूलर इंडिया में आएंगे दोस्तों, वो सिक्कों पर लेख लिखने का काम करेंगे। या तो वो जगह का नाम लिखवाएंगे, या किसी गॉड का नाम लिखवाएंगे, या खुद राजा का नाम उस पर लिखा जाएगा। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। और पुडुचेरी के पास एक जगह है अरिकमेडु, वहां से रोमन सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। रोमन कॉइन्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अरिकमेडु नियर पुडुचेरी। तो याद रखें दोस्तों, ये भारत का अगर मैप है तो यहां पर आपको पुडुचेरी देखने के लिए मिलेगा और यहां से आपको रोमन कॉइन मिले हैं। तो कई बार यह कहा जाता है कि संभवतः पॉसिबली यहां से किसी ना किसी प्रकार का व्यापार हुआ करता होगा, यहां से किसी ना किसी प्रकार का शायद ट्रेड हुआ करता होगा, जिस कारण से रोमन सिक्के यहां पर पाए गए हैं, रोमन कॉइन यहां पर पाए गए हैं। तो दो तीन ही बातें याद रखनी है। एक प्रश्न यह बनेगा कि भारत के सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया को पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, भारतीय सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया? स्क्रिप्टेड कॉइन किसने स्टार्ट किए? तो यवन शासकों के द्वारा शुरू किए गए, ग्रीक शासकों के द्वारा यह काम शुरू किया गया। ठीक है, आई विश ये बात आपको सिक्कों के बारे में याद रहेगी। बस इतनी ही बातें दोस्तों आपको सिक्कों के बारे में याद रखनी है। अब आगे लुसेंट की किताब में दोस्तों एक नोट दिया है। ये एक नोट है, इस नोट को ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है, यहां से प्रश्न बनते हैं बहुत ज्यादा। लिखा हुआ है कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा अर्थात स्वर्ण भूमि, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज, जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। तो ये आपको दो चीजें बता रहा है। पहली चीज तो ये भारत की विदेश नीति के बारे में बता रहा है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको बता रहा है, ये सबसे पहले भारत के संबंध किन देशों के साथ स्थापित हुए। दूसरी चीज दोस्तों आपको ये बता रहा है कि ये जो देश हैं इनके पुराने नाम क्या है। आप ध्यान से यहां पर देखिएगा तो ये म्यांमार का इलाका है दोस्तों। ये जो देश यहां पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस प्रकार से, ओके तो ये म्यांमार है। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो देखिए यहां पर सर्च कीजिए, म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था सुवर्ण भूमि। क्या नाम था? सुवर्ण भूमि। अब देखो इसमें ऐसे याद रखो कि ये प्रमुख भूमि, ये कोई द्वीप नहीं है, तो ये भूमि है दोस्तों, ये लैंड है। तो इसका नाम क्या रखा गया? स्वर्ण भूमि नाम रखा गया। इंग्लिश में भी इसे स्वर्ण भूमि ही कहा जाएगा। अब इस वाले इलाके में आओ तो यहां आपको एक देश मिलेगा और इस देश को कहा जा रहा है दोस्तों कंबोडिया। इसको हम किस रूप में जानते हैं? कंबोडिया के रूप में जानते हैं। लेकिन कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम था कंबोज। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और कंबोडिया में आप जानते हैं कि बहुत से हिंदू देवी देवता के मंदिर आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। फिर वो तीसरा कह रहा है जावा। तो जावा वाला इलाका ये है मेरे दोस्त, ये इलाका है, उस समय कुछ और बड़ा होगा। तो जावा को किस नाम से रखा गया है? जावा को वो कह रहा है यव द्वीप, और ये एक द्वीप है, ये एक आइलैंड है, तो इसका नाम क्या रखा उसने? यवद्वीप नाम रखा। फिर वो कह रहा है मलाया। तो मलाया में दोस्तों ये इलाका आता है, मलेशिया का इलाका, ये कुछ इलाका इसमें आपको सुमात्रा, ये इंडोनेशिया, ये सारा इलाका मलाया में आता है। और ये भी क्या है? एक प्रकार के द्वीप है। तो इसको क्या कहा गया दोस्तों? इसको स्वर्ण द्वीप कहा गया। अब देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो ये तो द्वीप है तो इनको स्वर्ण द्वीप बोल दिया गया, लेकिन म्यांमार एक भूमि है तो इसे स्वर्ण भूमि कहा गया। तो म्यांमार का नाम स्वर्ण भूमि था, कंबोडिया का नाम कंबोज था, जावा का नाम यवद्वीप था और मलाया का नाम दोस्तों आपको याद रखना है स्वर्ण द्वीप था। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। कई बार ये चीजें दोस्तों पूछ ली जाती हैं। आई विश यहां तक टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये अध्याय खत्म होता है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड। मुझे बताइए कि यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों? ओके क्लियर है? रात में 11 बजे क्लास होती है।
थैंक यू सो मच अक्षिता जी, थैंक यू सो मच। क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल की बात करनी है। अब हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करना है। देखिए दोस्तों, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो इतिहास को दो तरीकों से बांटा जा सकता है, दो प्रकार से इतिहास को बांटा जा सकता है। एक तो इतिहास को हम घटना के आधार पर बांटते हैं, एक तो इतिहास को हम इंसिडेंट के बेसिस पर बांटते हैं। और जब घटनाओं के आधार पर हम इतिहास को बांटते हैं तो तीन प्रकार का इतिहास होता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत। और ये हम देख ही चुके हैं, पहली क्लास में ही हमने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है दोस्तों। और इतिहास का जो दूसरा तरीका होता है, जो दूसरा पैमाना होता है, वो होता है लेखन या लिखित स्रोत के आधार पर, बेस्ड ऑन रिटन एविडेंस, बेस्ड ऑन रिटन एविडेंस दोस्तों, लिखित स्रोतों के आधार पर, बेस्ड ऑन रिटन एविडेंस। और लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, तीन रूपों में बांटा गया है, ठीक है। ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, जिसके रिटन एविडेंस हमको नहीं मिले हैं, उसे क्या कहा गया है, इसको पीपीटी में दिखा देता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, ऐसा इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, उसे कहा गया है प्राग ऐतिहासिक काल, उसे कहा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो याद रखना, इतिहास का ऐसा समय जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, कोई भी स्क्रिप्ट हमको नहीं मिलती, उसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। अब लॉजिक से आप समझो दोस्तों कि सबसे पहले हम इतिहास में स्टोन एज की बात करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास में पाषाण काल का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। पाषाण काल को हम डिस्कस करते हैं, स्टोन एज की हम यहां पर बात करते हैं। तो स्टोन एज वो टाइम पीरियड है जिस समय इंसान का एवोल्यूशन हो रहा था, जिस समय इंसान का विकास हो रहा था, और इंसान अभी अभी पृथ्वी पर आया था और अभी अपने एवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहा था। तो आप खुद सोचो, क्या इस समय कोई भी स्क्रिप्ट होगी, क्या इस समय कोई भी लेखन कला होगी? तो आप आंसर करोगे कि सर इस समय कोई भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई भी लेखन कला नहीं होगी। तो पाषाण काल, स्टोन एज को हम क्या कहेंगे दोस्तों? पाषाण काल को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में इस क्लास में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि इसके हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते दोस्तों। फिर इतिहास में हमें कुछ ऐसा समय देखने के लिए मिलता है जिसकी स्क्रिप्ट अवेलेबल है, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, पर अब तक हम इसको रीड नहीं कर पाए हैं, अब तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। लिखित साक्ष्य है, पूरी की पूरी चीजें आपके पास है कि देखो भैया ये राइटिंग है, ये लिखित साक्ष्य है, लेकिन हम अब तक उसे नहीं पढ़ पाए हैं, हम अब तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला थी, वहां पर स्क्रिप्ट था या रिटन एविडेंस हमें वहां के मिले हैं, लेकिन दोस्तों उसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे इतिहास को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसी हिस्ट्री को कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब दोस्तों तीसरे काल पर आते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके रिटन एविडेंस उपलब्ध हैं और उसको पढ़ा जा सका है और वो रीडेबल है। तो इसे कहा जाता है रीडेबल रिटन एविडेंस। और वैदिक काल से लेकर के अब तक का जो इतिहास है वो सारा इसी काल में आता है, क्योंकि उसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, और उन सभी साक्ष्यों को हम पढ़ पाए हैं, उन सभी एविडेंस को हमने रीड किया है। तो याद रखना दोस्तों, लेखन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग इतिहास तीन प्रकार का होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन कला नहीं, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला लेकिन अपठनीय, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में पठनीय लेखन मिलेगा, जो कि वैदिक काल से आरंभ होकर के अब तक दोस्तों चल रहा है। अब तक ये चीज हमारे यहां पर चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। आइए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम कुछ साक्ष्य की बात कर लें, सबसे पहले हम कुछ एविडेंस के बारे में बात कर लें। तो देखिए, इंसान को अगर आप देखें तो मानव की दोस्तों अपनी एक प्रजाति है, और मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस।
वो क्या है? वो है होमो सेपियंस। तो जो मानव की उत्पत्ति इस धरती पर है, इंसान की उत्पत्ति आज से 30 से 40 हजार साल पहले हुई थी। 30 से 40 के ईयर्स पहले इंसान या फिर होमो सेपियन का प्रवेश धरती पर हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि धरती पर इंसान कब आया। कब आया दोस्तों? 30 से 40 हजार साल पहले इंसान धरती पर आया। तो ये तो हमने धरती की बात कर ली, ये तो हमने अर्थ को डिस्कस कर लिया कि सर 30 से 40 के आसपास धरती पर इंसान आया। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बताइए कि भारत में इंसान के पहले साक्ष्य कहां पर मिले। तो भारत में जो मानव के प्रथम साक्ष्य हैं दोस्तों, इंसान के पहले एविडेंस हैं, वो आपको नर्मदा सोन घाटी में मिले। कहां पर मिले? नर्मदा सोन घाटी में मिले। और इसे कहा गया नर्मदा मैन। क्या कहा गया दोस्तों? इसे नर्मदा मानव कहा गया, या कई जगह इसे नर्मदा मैन कहा गया। तो सवाल पूछेगा वो आपसे कि भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। तो आंसर कीजिएगा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली। और जो कंकाल वहां से मिला उसे कहा गया नर्मदा मानव, उसे कहा गया दोस्तों नर्मदा मैन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सीधे तो मानव बन नहीं गया था, सीधे तो हम इंसान बन नहीं गए। तो इंसान कैसे बना? इंसान ऐसे बना, सबसे पहले बंदर था। ठीक है, बंदर के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि जब उसमें बंदर की क्वालिटी तो थी ही थी, साथ ही साथ उसमें मानव के गुण भी थे। उसमें मंकी की क्वालिटी तो थी ही थी, साथ ही साथ उसमें ह्यूमन की क्वालिटी भी थी। और फिर आगे जाकर के क्या बन गया दोस्तों? मानव बन गया। तो ये जो बीच वाली स्टेज है, मतलब एक ऐसा बंदर जो आधा बंदर है और जो आधा मानव है, उसे कहा गया मानव कपी कहा गया दोस्तों। और इंग्लिश में उसे कहा गया ह्यूमन एप। ठीक है, एप कहा गया। ठीक है, तो भारत में जो पहला मानव कपी है या जो पहला ह्यूमन एप है, उसका जो साक्ष्य मिला है वो असम से मिला है। असम में श्वेत गिबन के रूप में हमें इसका पहला साक्ष्य मिला है। तो अब मैं आपके सामने 3 प्रश्न रख रहा हूं, तीनों का अलग अलग आंसर कीजिएगा। ज्ञानी मानव या होमोसेपियन की भारत धरती पर उत्पत्ति कब हुई? 30 से 40 हजार साल पहले। दूसरा प्रश्न, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला? फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों? ये नर्मदा सोन घाटी से मिला। तीसरा, मानव कपी या ह्यूमन एप का इंडिया में पहला एविडेंस असम में मिला है। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहां आपको याद रखनी है। देख लीजिए यहां पर, मानव का, भारत का प्राचीनतम मानव बहुकपी, इंडियाज ओल्डेस्ट ह्यूमन एप, श्वेत गिबन असम में मिलेगा दोस्तों आपको। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी में आपको मिलेगा। अब देखिए इंसान की बात तो होगी साहब, इंसान की बात तो हो गई, मानव कहां आया, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर इंसान आया है तो वो कुछ ना कुछ तो औजारों का उपयोग करेगा, किसी ना किसी टूल का उपयोग तो करेगा दोस्तों। और सबसे पहले मानव ने जिस औजार का उपयोग किया, वो सारे औजार पत्थर से बने हुए थे, वो सारे के सारे टूल स्टोन से बने हुए थे। मानव धरती पर आया, अब जब वो धरती पर आएगा तो उसे यहां रहना है, उसे यहां पर जीवन यापन करना है। जीवन यापन के लिए उसे शिकार करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए उसे टूल की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है। और सबसे पहला औजार उसने पत्थर का बनाया, और इसी समय को हम कहते हैं पाषाण काल, इसी समय को हम कहते हैं स्टोन एज। और इस बात की जानकारी किसने दी दोस्तों? तो एक खोजी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। तो रॉबर्ट ब्रसफुट ने पहली बार इन औजारों की खोज की, पहली बार उन्होंने इन टूल को डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट का नाम यहां पर लिखा हुआ है। और भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज इन्होंने की थी। पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, 1863 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले दोस्तों औजार इनको मिले थे। एक दो छोटे छोटे फैक्ट और याद रखना कि भारत की सबसे पुरानी या पुरा पाषाण कलाकृति कौन सी है, पैलियोलिथिक आर्ट वर्क कौन सा है, तो वो हमें पल्लवरम तमिलनाडु से मिला है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे दोस्तों कि भारत के प्राचीनतम नगर को मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हालांकि अब ये पाकिस्तान वाले इलाके में आता है। तो आई विश यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो आपके दिमाग में क्लियर हो गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए, पानी पी लूं मैं, फिर अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं।
चलिए, तो अब हम दोस्तों बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। अब हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड को। तो आई विश आपको यह पता पड़ गया होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब किसी भी प्रकार की लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार का कोई रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलता। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पाषाण काल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टोन एज। अब दोस्तों ये जो पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काल है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ये सबसे इनिशियल फेज है इंसान का, जब इंसान पूरे के पूरे पत्थर का उपयोग कर रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी इनोवेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों दूसरा जो काल कहलाता है उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है, उसे मीजोलिथिक एज कहा जाता है। इंसान में कुछ विकास हो गया है और उसके जो टूल हैं, उसके जो उपकरण हैं, उनमें भी विकसित अवस्था आ चुकी है। और तीसरा जो काल है दोस्तों, इसे कहा जाता है नव पाषाण काल, इसे कहा जाता है नियोलिथिक एज, जिसमें इंसान एग्रीकल्चर करना सीख जाएगा, जिसमें इंसान कृषि करना सीख जाएगा। और आज मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी बताऊंगा कि एग्रीकल्चर और इन सारी चीजों का महत्व क्या होता है। सबसे पहले यह समझिए कि पुरा पाषाण काल में क्या हुआ। तो पुरा पाषाण काल में दोस्तों इंसान जो था वो शिकार करके अपना जीवन बिताता था, तो उसे हंटर गैदरर कहा गया, उसे आखेटक संग्राहक कहा गया। वो शिकार करता था, उसको कलेक्ट करता था, खाता था, यही उसका जीवन था और कोई भी चीजें यहां पर विकसित नहीं हुई थी। लेकिन पुरा पाषाण काल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। पैलियोलिथिक एज में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ दोस्तों, और यह घटना थी आग पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन फायर। इंसान इस काल में आग पर नियंत्रण पाना सीख गया। याद रखिए, आग का आविष्कार नहीं किया इंसान ने, आग तो पहले से इस पृथ्वी पर थी। इंसान ने यह सीख लिया कि कैसे वो पत्थरों की सहायता से आग जलाएगा और पानी से या दूसरी चीजों से आग को बुझाएगा। तो इंसान ने पैलियोलिथिक एज में, पुरा पाषाण काल में ही आग पर नियंत्रण करना सीख लिया। तो यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है कि किस काल में इंसान ने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया? तो याद रखिएगा, यह हुआ था दोस्तों पुरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में यह घटना हुई थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल में कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है, तो यहां पर कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ये जो नव पाषाण काल है यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नियोलिथिक एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल में सबसे पहले तो पहिए का आविष्कार कर दिया इंसान ने, इन्वेंशन ऑफ व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कृषि का आविष्कार, वो है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जब इंसान कृषि करना सीख जाएगा, जब इंसान एग्रीकल्चर करना सीख जाएगा, तो निश्चित सी बात है वो एक जगह पर रहने लगेगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही कृषि का आविष्कार होगा, इंसान का स्थायी निवास प्रारंभ हो जाएगा, स्टेब्लिशमेंट आ जाएगी। और इसी के साथ पशुपालन भी शुरू हो गया, एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू हो गई, और कुत्ता पहला पालक, इनका पहला पेट एनिमल बना। पहला पालतू जानवर कौन बना दोस्तों? कुत्ता बना। अब 2 मिनट एक कंसेप्ट को यहां पर आप समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, इन चीजों का महत्व समझिए। देखिए, पाषाण काल में हमने देखा 2 चीजें यहां पर थी, 2 चीजें यहां पर थी। पहला हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है दोस्तों? पुरा पाषाण काल, जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोल रहे हैं या पैलियोलिथिक स्टोन एज बोल रहे हैं, और एक हमको मिल रहा है नव पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक एज बोल रहे हैं। देखिए, जो पुरा पाषाण काल का समय है, उस समय इंसान क्या कर रहा है? सिर्फ शिकार कर रहा है। तो अब ये मान के चलिए, जैसे कि यहां पर 4 लोगों का एक समूह है, यहां पर 4 लोग हैं और 4 लोग एक समूह बना करके रह रहे हैं। तो इन चारों को क्या करना है दोस्तों? इन चारों को ही शिकार पर जाना है। शिकार पर जाएंगे, शिकार लाएंगे और खा करके उसे सो जाएंगे। और क्या होगा? लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर घूमते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? कभी भी स्थायी निवास नहीं होगा, कभी भी आपको एक परमानेंट सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर स्थायी निवास नहीं होगा तो कभी भी आपको सभ्यता देखने के लिए नहीं मिलेगी, कभी भी आपको सिविलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 2 मिनट आप सोच करके देखिए कि अगर इंसान हमेशा एक हंटर गैदरर बना रहता, आखेटक संग्राहक बना रहता, तो कभी भी सभ्यताओं का विकास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब वो नियोलिथिक स्टोन एज में आया, नव पाषाण काल में आया, तो पहली बार उसने यहां पर कृषि करना शुरू कर दिया, पहली बार उसने यहां पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अब जैसे ही वो एग्रीकल्चर करेगा, तो इसके लिए दोस्तों वो क्या करेगा? खेत बनाएगा, और इसी खेत में वो क्या करेगा? छोटा सा घर बनाएगा। फिर दूसरे मानव का ग्रुप आएगा, वो भी यहां खेत बनाएगा। तीसरे मानव का ग्रुप आएगा, वो भी यहां पर खेत बनाएगा, घर बनाएगा। तो पहली बार आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अब स्थान का स्थायी निवास हो गया है, अब यहां पर परमानेंट सेटलमेंट होगा। धीरे धीरे दोस्तों यहां पर समुदाय का विकास होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, और कम्युनिटी के बाद यही चीज सभ्यता में बदल जाएगी।
जाएगी, यही चीज सिविलाइजेशन में बदल जाएगी। ये पहला महत्व है कृषि का, कि कृषि से आपको स्थायी निवास देखने के लिए मिलेगा, परमानेंट सेटलमेंट देखने मिलेगा। दूसरा महत्व समझिए, देखिए दोस्तों क्या हो रहा था कि जब ये शिकार कर रहे थे तो इनके पास स्टॉक करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज थी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा शिकार कर रहे हैं और पूरा खा ले रहे हैं, फिर अगले दिन उठेंगे, फिर इनको शिकार करने के लिए जाना है। लेकिन जब ये कृषि करने लगे दोस्तों, तो यहां से इनके पास भंडार आने लगा, यहां से इनके पास चीजें स्टॉक होने लगी, और स्टॉक होने के साथ साथ यहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा। अब क्या होगा, अब देखो, अब जैसे मान लो ये 4 लोग हैं एक परिवार में, और ये चारों के चारों लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो अब ये होगा दोस्तों कि मान लीजिए ये 3 लोग तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 3 लोग तो कृषि गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा इंसान है, हो सकता है इसके पास अब कुछ फ्री टाइम मिल जाए। अब ये फ्री है दोस्तों, और जब ये फ्री है और अगर इसके अंदर एंथुसियाज्म है, तो निश्चित सी बात है ये अपना दिमाग दूसरे कामों में लगाएगा, प्रोडक्टिव चीजों में लगाएगा, और यहां से आविष्कार होना शुरू हो जाएंगे, यहां से इन्वेंशन होना शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी बड़ा काम करना है, जैसे आज आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो यार अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे आप समय दीजिए, टाइम दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं टाइम देना बहुत जरूरी है चीजों के लिए, ठीक है? तो समय दीजिए, और जैसे ही आपके पास समय मिलेगा आप अपने दिमाग को बेहतर जगह पर लगाएंगे, और उसी से आविष्कार हुए, उसी से इन्वेंशन हुए, और आज मानव दुनिया की सबसे विकसित प्रजाति है। टुडे ह्यूमन इज द मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज ऑफ दिस इंटायर ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, मैं सोचा फैक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ कंसेप्ट भी यहां पर हो जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मानव जो है आर्किटेक्ट संग्रह है, आग का आविष्कार हो गया, नवपाषाण आग में स्थायी निवास। अच्छा, कुत्ता कैसे इनका पहला पालतू जानवर बना, इसके पीछे कहानी है। कहा यह जाता है दोस्तों, जो अलग अलग किताबें हैं, कि देखिए इंसान जब भी शिकार करता था तो वो पूरी चीजों को तो खा नहीं पाता था, फ्रिज वगैरह तो उस समय हुआ नहीं करते थे, या मसालों का आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए वो इतना सारा मीट लेकर के आया, उसने आधा खाया और आधा छोड़ दिया, तो जिस चीजों को भी छोड़ता था तो कुत्ते वगैरह, भेड़िए वगैरह आकर के उसको खा लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुत्तों की ये हैबिट बन गई और उन्हें पता पड़ गया कि हमें इंसानों के पीछे रहना है, हमें इंसानों के पीछे रहना है, तो हमें क्या मिलेगा, मांस मिलेगा। फिर इंसान भी इनके साथ समझ गए कि इनसे हमें फायदा है, एक तो इनकी नाक बहुत तेज होती है तो हमको शिकार करने में मदद मिलेगी, और दूसरी चीज ये रात में पहरेदारी का काम करेंगे। तो इस प्रकार से कुत्ता जो है वो इंसान का पहला पालतू जानवर बना। ये एक छोटी सी कहानी इससे संबंधित है, ठीक है? चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। आई विश यहां से जो प्रश्न आएंगे वो आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कृषि और औजारों का विकास कैसे हुआ, एग्रीकल्चर और दूसरे टूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो कृषि के बारे में पहला पॉइंट हम जानते हैं कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, नियोलिथिक स्टोन एज में हुआ। ये तो क्लियर है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया। अब आप मान के चलो कि अगर आपको कृषि करना है तो आपको औजार की जरूरत तो पड़ेगी, आपको टूल की जरूरत तो पड़ेगी, और अगर आपको औजार बनाना है तो उसके लिए आपको धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, पहली धातु जो इंसान के द्वारा उपयोग की जाएगी वो तांबा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तांबा कहलाएगी, कॉपर कहलाएगी। तो कॉपर के औजार बनाए जाएंगे, कॉपर के टूल बनाए जाएंगे, और तांबे का उपयोग करके जो पहला औजार इंसान ने बनाया वह था कुल्हाड़ी। ये इंसान के द्वारा बनाया गया पहला औजार है, जिसका एविडेंस तमिलनाडु के अतिरपक्कम नाम जगह से हमको मिला है। तो 2-3 सवाल आएंगे। पहली धातु तांबा है दोस्तों, पहला जो आपको धातु मिलेगी वो तांबा मिलेगी। पहला औजार, तो पहला टूल आपको याद रखना है कुल्हाड़ी है, एक्स है, जिसका साक्ष्य, जिसका एविडेंस हमको तमिलनाडु से मिला हुआ है, ठीक है? अब देखिए, अगर इंसान कृषि कर रहा है तो औजार का उपयोग करेगा, हमने देख लिया औजार। लेकिन यार कृषि करेगा तो फसल की जरूरत भी तो होगी, क्रॉप भी तो होगी। तो इंसान के द्वारा जो पहली फसल है वो गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ उन फसलों में से है जिसका सबसे पहले इंसान ने उपयोग किया, और गेहूं के साक्ष्य दोस्तों हमको मेहरगढ़ से मिले हैं। ये जो मेहरगढ़ वाला इलाका है जो पश्चिमी बलूचिस्तान में आता है पाकिस्तान के पास, तो वहां हमको गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि पहली फसल कौन सी थी, तो याद रखेंगे गेहूं और जौ थी, बीट और बार्ले थी। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ के पास से आपको इसका एविडेंस मिला हुआ है दोस्तों। और अगला पॉइंट, अन्य फसलें, अदर क्रॉप में चावल का नाम आता है, और चावल के साक्ष्य हमको कोल्डी हवा नाम की जगह से मिले हैं, और एक कोल्डी हवा नाम की जगह उत्तर प्रदेश में आती है। तो 2-3 प्रश्न रिपीट कर रहा हूं मैं। पहली धातु तांबा, पहला औजार कुल्हाड़ी, पहली फसल गेहूं और जौ, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़,
चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से आपको मिला हुआ है। तो ये चीजें आप कृषि और औजार के बारे में याद रखेंगे, एग्रीकल्चर और टूल के बारे में ये बातें आप याद रखेंगे। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इस लिस्ट को मैं पढ़ दे रहा हूं तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। देखिए क्या हुआ है कि बर्तनों के आधार पर इंसान अलग अलग जगह पर रहता था, भारत के अलग अलग इलाकों में इंसान रहता था शुरू में, तो और वो अलग अलग प्रकार के बर्तनों का उपयोग करता था, अलग अलग प्रकार के यूटेंसिल्स का उपयोग करता था। बर्तन उस समय तांबा पीतल के तो होते नहीं थे, सबसे पहले वो मिट्टी के बर्तनों का इंसान ने इस्तेमाल किया। तो क्या है, मिट्टी के बर्तनों के आधार पर अलग अलग संस्कृतियां मानी गई, मानव की बस्तियों के अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे वो लोग जो कि काले और लाल पत्थर का उपयोग कर रहे थे, तो ऐसे लोग कहां पर पाए गए दोस्तों, ऐसे लोग मालवा वाले इलाके में पाए गए, तो कहा गया भैया ये मालवा संस्कृति के लोग हैं। बुर्ज होम वाले इलाके में जो बस्ती पाई गई वो धूसर बर्तनों का उपयोग कर रहे थे, तो उनको धूसर संस्कृति कह दिया गया। फिर जो लाल बर्तनों का उपयोग जोखे संस्कृति वाले लोग कर रहे थे, चमकीले धूसर ब्राइट ग्रे का उपयोग दक्षिणी नवपाषाण वाले कर रहे थे, और लाल भूरा लाल ब्राउन रेड तो ये पूर्वी नवपाषाण वाले कर रहे थे, और एक जौरवे संस्कृति थी तो ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है। और ये है इमाम नाम का एक गांव मिलेगा, इनाम गांव नाम की एक बस्ती यहां मिलेगी। सी इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस ये लिखा हुआ है लुसेंट में, इतना आपको फोकस नहीं करना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ी हैं, और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट, बस इसको रीड कर लीजिएगा, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें एक नोट है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या और विविधीकरण दिया था। रिजले, एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, वाज द फर्स्ट पर्सन टू रेशनलाइज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द साइंटिफिक बेसिस। तो ये कुछ फैक्ट यहां निकल करके आ जाते हैं दोस्तों, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो दोस्तों कल की क्लास तक हम क्या पढ़ चुके थे, तो कल की क्लास तक हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था।